अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी पर बात करते हैं और आज फोकस करेंगे मईशत के ऊपर ही। बजट जो है वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने इस हफ्ते पेश किया, उसके बाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कोशिश करेंगे कि हम इस बजट का इन डेप्थ जो है वो पोस्टमार्टम करें। और ओवरऑल अगर आप बात करें तो उसमें अवाम के लिए कुछ खास बात नहीं है, टैक्सों की भरमार है, जो तनख्वाहदार तबका है एज़ यूजुअल जो ईजीएस्ट टारगेट है इस गवर्नमेंट के लिए कि उनके ऊपर वो मज़ीद बोझ डालें। तो शहबाज, सबसे पहले तो आपने भी ऑफकोर्स सवाल तो किया, वो आगे चल के बात भी करेंगे वज़ीर ख़जाना से। उसके अलावा आपने तो लोगों को ये ऑप्शन दिया है कि जो सैलरीड क्लास है उनके पास अब दो ही ऑप्शन है कि या तो वो कैश जो है उसमें तनख्वाह लें, क्योंकि जब वो कैश में लेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप टैक्स छुपा सकते हैं। दूसरा ये है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मतलब अब मेरे और आप जैसे लोग अगर मतलब मुल्क छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि असाइलम लेंगे तो पीछे आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा और बाहर जाके मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे बस पेट्रोल स्टेशन पर ही काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? कैश में तनख्वाह लेना शुरू कर दें? मेरा ख्याल इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं और जो उनका एक स्टेटेड गोल है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही है। स्टेटेड गोल हुकूमत का ये है कि मुल्क की जो इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको फॉर्मल सेक्टर में लेके आना है ताकि जो टैक्स का दायरा कार है वो वसी हो और हर जो शख्स है, कंपनी है, वो उसका जितना उसकी हिस्सा बनता है उतना ही वो टैक्स पे करे। अब मसला ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर हुकूमत ने, जिसमें PMLN की गवर्नमेंट भी शामिल है और इनकी माजी की हुकूमतें भी शामिल है, जो तनख्वाहदार तबका है उसको चूंकि उसकी आवाज़ कोई नहीं है, उसकी एसोसिएशन कोई नहीं है, तो उसको एक आसान टारगेट मिल गया हुकूमत को। जब वो उठाता है उठा के उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। ये हर दफ़ा होता है, हमें मौत दिखा के हमारे ऊपर अच्छा खासा टैक्स का एक बोझ बढ़ा देते हैं। हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम बिल्कुल सहाफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ हम इस मुल्क के शहरी भी हैं, हमारे भी कुछ हकूक़ हैं, हमें भी अपने हक में आवाज़ उठानी पड़ेगी। यही वजह है कि कल जो वज़ीर ख़जाना साहब की जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जर्नलिस्ट ने उठ के उस पर प्रोटेस्ट किया। रियाज तहीम साहब हमारी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो खड़े हुए, उसके साथ फिर बाकी पूरी मीडिया कम्युनिटी खड़ी हुई। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं कर सकते कि आप अब हमें ही दबाते जाएंगे। और वज़ीर ख़जाना साहब के ऊपर उस प्रोटेस्ट का इतना ज़्यादा असर हुआ कि उन्होंने जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा कि तुझे प्रोटेस्ट किया, मैं चलो तो रिस्पॉन्ड कर दूँ। सो दैट इज़ द अप्रोच। हाँ, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे अली परवेज़ मलिक, उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की। बट द पॉइंट हियर इज़ कि अब तनख्वाहदार तबके में सकत नहीं रही, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट की तो आपने देखा कि उनकी 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा हो गया और जिनकी 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ कामरान, वो कोई घर कोई इतना ज़्यादा पैसा वापस लेके नहीं जा रहे जितने ही हुकूमत ने उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है। मैं अब आपको एक ग्रेड 18 के ऑफिसर की बता रहा हूँ, उनकी सैलरी में 20% इजाफा हो। उनका जो नेट मुझे बेनिफिट होगा आफ्टर द डिडक्शन, उनका 4,000 रुपया पर मंथ होगा। अब 4,000 रुपया अगर उसको फ़ायदा हो रहा है ग्रेड 18 के एम्प्लॉई को, और जिसकी सर्विस लेंथ भी अच्छी खासी है, तो 4,000 रुपये का अगर उसको फ़ायदा हो रहा है, दूसरी साइड के ऊपर हुकूमत ने उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ा दी है। इनकम टैक्स का तो मैंने बता दिया, उसके बच्चों का दूध, उसका अपना दूध वो जो पीता है, उसका जो पेट्रोल वो यूज़ करने जा रहा है उस पर 20 रुपये फ़ी लीटर, जो उसकी इस्तेमाल की चीज़ें, उसके बच्चों की जो किताबें हैं, उसकी स्टेशनरी, पेंसिल, हर चीज़ के ऊपर आपने टैक्स। अच्छा, मैं ज़रा एक अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ। देखें, चलें, सरकारी मुलाजमीन की हर साल एक दबाव होता है, कहीं ना कहीं तनख्वाहें तो बढ़ी जाती हैं, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का आपने कहा तो कोई तो पूछने वाला उनका हाल ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे बड़ा जो हमारा एक प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी हमने एक मशीनरी जो बना रखी है। मुझे आप ईमानदारी से बताएं, मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे हैं, बट मेजॉरिटी किसी भी महकमे में चले जाएं, जो सरकार की नौकरी करता है वो कौन सी इस मुल्क की खिदमत कर रहा है? वो आम गरीब आदमी को या किसी को भी वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे वो नौकर हैं, हालांकि उसे गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले तो इतना बड़ा जो बोझ है, पूरी एक हमने वो रखा हुआ है सारा सिलसिला, इसको एक तो ख़त्म करना चाहिए। और दूसरा ये चीज़ है, दूसरी ये इसके अंदर देखें, टैक्स बिल्कुल देना चाहिए, एक जो शहरी है उसका हक बनता है। देखें, यूरोप की बात करते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, अभी वो मूव हुए UK में, अच्छी खासी वो जॉब करते हैं कि एयरलाइन में 40% वहाँ पे एट सोर्स उनका टैक्स कट जाता है। बिल्कुल देखें जो, लेकिन उसका एडवांटेज उनको क्या है कि जहाँ बच्चे वो भेजते हैं, जो स्कूल में तालीम फ्री है, बड़े हाई क्लास के,
उनकी जो हेल्थ अगर कोई इशू होता है टोटल फ्री है, बाकी अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है। एंड एट द सेम टाइम वहां सिर्फ वो सैलरीड क्लास से नहीं बल्कि जहां जहां जिससे टैक्स बनता है वहां पे किसी को चुराने नहीं देते। अगर तो पाकिस्तान के अंदर ये वाला सिस्टम हो कि आप मेरे से 40% ले लें और बच्चों की जो तालीम है उसको फ्री कर दें, अच्छे हॉस्पिटलों वहां पे आपका इलाज फ्री हो, बाकी आपको सोशल सिक्योरिटी हो, तो हर बंदा वो देने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट कहती है बस आप हमें देते जाओ, हम आपको कुछ देंगे नहीं। वो कहते हैं जब आप देंगे, जब इतना होगा तो। आपने बात की अनपॉपुलर फैसलों की, हुकूमत ने क्या अनपॉपुलर फैसले करे, इन्होंने एम्प्लॉइज को क्या फारिग करा। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। इन एम्प्लॉइज़ की कंट्रीब्यूशन है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारे काम ये जो होते हैं आपको सरकार से, ठीक है, एक इनएफिशिएंसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इसको हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी एक इनका किरदार है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए। इस हुकूमत ने अनपॉपुलर फैसले क्या करने हैं। खुद वजीर ख़जाना ने जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है उसमें उन्होंने ये बात जिक्र किया कि हमें 8 से 10 वजारतों को ख़त्म करना है। कल उन्होंने खुद वजीर ख़जाना साहब ने इतराफ़ किया कि हमें कुछ वजारतें ख़त्म कर देनी चाहिए थी, हम नहीं कर सके। तो जब ये आप इतराफ़ कर रहे हो कि आप अपना खर्चा कम नहीं कर रहे, तो जिसकी आवाज़ नहीं है आप उसको दबाते बट डू यू थिंक कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी बात कर रहे थे कि ये जब इन्होंने आगाज़ किया था तो ये करना चाहते हैं, इंटेंशन इनकी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो प्रेशर रेजिस्ट नहीं कर सके जो पॉलिटिकल लोगों की तरफ से आता है, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया होगा। तो डू यू थिंक कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अनपॉपुलर डिसीजन लेना चाहते थे, बट उनको अब रियलाइज हुआ है कि ये एक बैंक नहीं है कि उसके वो प्रेसिडेंट हैं कि सारी उनकी बात मानी जाएगी, यहाँ पर बड़ी लॉबीज होती हैं, उनको रेजिस्ट करना पड़ता है। ये कहना बड़ा आसान है कि मैं नेक काम करना चाहता हूँ, ठीक है, सब करना चाहते हैं, हमें किसी की नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये रीजन है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए, नीयत की किसी के ऊपर मुझे शक नहीं है, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर की काबिलियत पे भी शक नहीं है, उनकी नीयत पे भी शक नहीं है, लेकिन मुझे उनके फैसलों को देखना है। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक वजारत है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वजारत है वजारत खजाना, आप उसके जो पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसकी वो सारी चीज़ें आप इंजॉय करना चाहते हैं, आपका राइट है एज अ मिनिस्टर, आप सेनेटर भी हैं, आपका वो भी राइट है। लेकिन आपको फिर अगर फैसला कोई नहीं कर सकता और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, आपको जवाब भी देना है, बिकॉज ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है जहां पे आप जो है वो आप जवाब नहीं दें, बल्कि प्राइवेट इदारों में भी अकाउंटेबिलिटी कामरान ज्यादा होती है। वैसे वो जवाब देने की वो बात आ गई है, तो मतलब आपका भी एक सवाल जो बड़ा वायरल हुआ है वो चल रहा है, दूसरा वो साहब का, तो वो जवाब वाली बात पे मेरे ख्याल में वो सुन लेते हैं कि आपने सवाल क्या किया था, तो वो देखें कि शहबाज राना ने क्या सवाल किया था और उस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका क्या जवाब था। क्या आप दो टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव 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 टैक्सेस लगा दिए हैं, उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? दो टोक यकीन दहानी काइंडली। सेकेंडली, पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं, तो आपको कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है जी। आपका जवाब ना दे वो आपका राइट है, मेरा राइट है सवाल करने। पूछें। दूसरा सर, आपने फरमाया कि जिस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.5% 10% हो, उसको ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है कि जिस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.5% हो, उस मुल्क के वजीर खजाना को क्या 75 अरब रुपए का एक पार्लियामेंटेरियन स्कीम का बजट देना चाहिए? वो 75 अरब रुपया जो आपने दूध के ऊपर 50 रुपए फी लीटर लगा के इजाफी लगाया, या वो वाला ले लें, या वो 75 अरब रुपया जो हम सैलरीड क्लास के ऊपर आपने टैक्स लगा के लगाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? ठीक है, सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको कहना। बाकी जो है जो स्कीम्स हैं, मैंने जैसे जिक्र किया, मोस्ट ऑफ दीज स्कीम्स जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जिसके लिए मुख्तस किए गए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे हैं। हमें अगर उनको उन्हीं स्टेजेस में हम छोड़ दें, तो जो बाकी उसमें लग चुका है वो तो संक कॉस्ट हो जाएगी, जो उसका इम्पैक्ट आना है वो नहीं आ सकेगा। तो इस वजह से हमें ये जो है स्कीमों पे इसकी एलोकेशन देनी पड़ी। जी, ये थे वज़ीर ख़जाना, और
इंटरेस्टिंगली देखें, ये पहले ऑब्वियसली एक बैंकर रहे हैं, एक बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील कि उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो सीट है वो कितनी मुश्किल होती है, कि किस तरीके से, मतलब बड़ी मुश्किल आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब तक उन्होंने अपने आप को, मुझे लगता है कि बड़ा उन्होंने कंपोज करके रखा हुआ था, लेकिन कल ये लगा कि शायद अब उनके लिए शायद हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बात बताता हूँ, मैंने किसी दोस्त से ये ऑब्जर्वेशन शेयर भी की। जब ये अमेरिका से वापस आए और उस दिन इनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, और उसी दिन एक इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में एक फंक्शन था, वहाँ भी चीफ गेस्ट थे, तो इनकी स्पीच हुई। तो स्पीच के बाद नेचुरली बात, आप अमेरिका से वापस आए, आप IMF के ऊपर बात करके IMF से, तो जर्नलिस्ट ने सवालात करने थे, तो ये ही स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। ये मैं बात करूं जिस दिन ये अमेरिका से इनकी वापसी हुई है, तो मैंने बाद में अपने किसी दोस्त को कमेंट किया कि ये उस साइड पे अब जाना शुरू हो गए हैं, जो मुझे इनका आज बिहेवियर लगा है कि जिस तरह इसहाक डार साहब कभी कभी पब्लिकली बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते थे, मैंने कहा ये रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं एंड दिस विल नॉट बी अ गुड साइन। अब जो मेरा सवाल था उसका एक बैकग्राउंड था, मैंने तो कोई फैसला नहीं किया ना, फैसला आपने करना है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कि आपने मिनी बजट देना या नहीं देना। अच्छा, मिनी बजट क्यों आता है, कि इसलिए आप कह रहे हैं कि ये बजट अनरियलिस्टिक है, इसलिए लाना पड़ेगा? अनरियलिस्टिक है, मेरे ख्याल थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दें, फिर वापस आएंगे, हमें 2 गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। स्पेशल गेस्ट है हमारे, हर साल बजट के मौके पर आते हैं, महताब हैदर साहब, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में इकोनॉमिक जर्नलिज्म में, और खलीक कियानी साहब डॉन के लिए लिखते हैं, अगेन अनदर बिग नेम। बट ये जो सवाल था कि मिनी बजट का हमने क्यों रेज किया और हमें क्यों इसका जवाब चाहिए। FBR का जो टैक्स का हदफ है नाजरीन अगले साल का, वो है 12,970 अरब रुपया। अब इस साल की जो कलेक्शन रिवाइज FBR ने खुद जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी है, जो पार्लियामेंट में पेश है, वो तकरीबन 9,252 अरब रुपया। जो गैप है वो कोई बनता है इनका रफली कोई 3,800 अरब रुपए का। अब 3,800 अरब के आपको इकदाम करने, जिसमें एक महंगाई की वजह से, जिसको आप कहते हैं नेचुरल ग्रोथ आपके महसूलात में हो जाती है, वो नंबर बन रहा है कोई 1,500 अरब रुपए का। 1,500 अरब के आपने नए टैक्सेस लगाए जो खुद चेयरमैन FBR ने कहा, 1,500 और 1,500 आप जमा कर लीजिए, तकरीबन बनता है 3,000 अरब रुपया। तो 750 से 8 अरब रुपया किधर है? क्या नया मिनी बजट है? ये है वो बैकग्राउंड जिसकी वजह से हमें वजीर खजाना साहब से इसका जवाब चाहिए था, जो उन्होंने मुनासिब देना नहीं समझा। क्या ये बजट रियलिस्टिक है? ये 12,970 अरब रुपए का जो टैक्स का हदफ है हासिल होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं और अभी ज्वाइन किया है एज़ यूजुअल हर साल की तरह हम इनवाइट करते हैं 2 सीनियर जर्नलिस्ट जो मईशत को, इकॉनमी को बड़ी अच्छी तरह से कवर भी करते हैं और समझते भी हैं। खलीक कियानी फ्राम डॉन और महताब हैदर साहब फ्राम द न्यूज़। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। और खलीक कियानी साहब, ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, शायद जो शहबाज साहब हैं थोड़े जज्बाती हो गए थे बजट के बाद, तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं जिस तरह के टैक्सेस इस दफ़ा इस बजट में प्रपोज किए गए हैं, खास करके जो तनख्वाहदार तबका है। और एक ऑप्शन उन्होंने कहा है कि या तो आप कैश में तनख्वाह ले लें, टैक्स को अवॉइड करेंगे, दूसरा ऑप्शन है कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो आप कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करें या कोई तीसरा ऑप्शन भी है? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली हम जो रेगुलेटेड सेक्टर में है ना, हमारे पास तो ऑप्शन है ही कोई नहीं। अब हमें जो सैलरी मिलती है वो हमारा जो सेठ है वो देता है, और उसने अपने चूँकि अपने टैक्सेस को एडजस्ट करना होता है, लिहाजा वो थ्रू बैंक की उसकी पेमेंट करेगा। तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, मुल्क छोड़ना भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास मतलब वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम मुल्क से बाहर जाके भी फिर हमें सच्ची बात है कि काम कौन सा आता है। हम तो सारे जिंदगी इन चीज़ों के ऊपर या तो क्रिटिसाइज करते रहे या लिखते रहे। शायद हो सकता है कि जा सकते। एक और ऑप्शन है, वो बिजनेस रिकॉर्डर में खबर छपी है, बिलाल मेमन साहब की मेरे पास स्टोरी थी, उसमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं और आप अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर लें कि जो आपकी सैलरी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करे और आपकी बीवी के नाम पर एक एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू कर दे और आधी सैलरी आपकी बीवी के अकाउंट में चली है। ये अखबार में खबर छपी है, ये कराची में होना शुरू हो गया, इस पे काम भी शुरू हो गया। तो लोग इनोवेटिव, लेकिन वो नुकसान ही होगा कि बीवी के अकाउंट में चली जाएगी, वो तो मिलनी तो नहीं है आपको। वो तो सैलरी लेकिन टैक्स ज्यादा हो जाएगा, कम से कम बीवी 2-4 सूट ज्यादा ले लेगी, ये तो फायदा हो जाएगा। आपके पल्ले नहीं पड़ने, तो आपके पास ऑप्शन है या बीवी के अकाउंट में जमा करवा दें या फिर मेरे ख्याल में सरकार के खजाने में जमा करा दें। महताब साहब से ही पूछ लेते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि चले आज आपने जितना कुर्बानी का बकरा बनाना है हमें तो बना लिया, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात है, मुझे ये बताया जाए, आप रेवेन्यू साइड पे आपके जितने मेजर्स हैं वो हैं अनरियलिस्टिक। मुझे ये बताएं कि आप
जिस जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आप जिनके जरिए ये पास करवाने वाले हैं, जो इलीट कैप्चर का शिकार है हम, एक्सपेंडिचर साइड पे एक रिफॉर्म कोई मुझे बता दें जो इन्होंने की हो। हम रेवेन्यू साइड को तो हम कह रहे हैं जी अनरियलिस्टिक है, ओवर एस्टिमेटेड है और उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स हैं। मुझे ये बताएं कि अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए 75 अरब रुपया रखना है आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ानी है। वो अलग बात है कि उनको नेट जो है वो या तो उनकी सैलरी में कमी होगी या बहुत मामूली सा किसी का इजाफा होगा। सब्सिडीज आप कहते थे हम टारगेटेड कर लेंगे, कोई उसके अंदर भी कमी नहीं है। पेंशन की आप रिफॉर्म्स कहते थे, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। मुझे कोई बता दे कि एक्सपेंडिचर साइड पे कहते थे मिनिस्ट्रीज कम कर देंगे, जो एक्सपेंडिचर साइड या अपनी मिनिस्ट्रीज को कम करने की बात है उसमें कुछ भी नहीं किया। अपने मिनिस्टर्स को बेरोजगार नहीं कर सकते आप। कुर्बानी का बकरा आपके पास सैलरीड क्लास है या पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर है, ये कब तक चलेगा इससे? वैसे खलील कियानी साहब, ये अगर आप ओवरऑल बजट के नंबर्स को देखते हैं, टैक्सेशन पे मैंने तो अपने इसके ऊपर रिव्यू लिखा भी है कि मेरे ख्याल में 750 से 800 अरब रुपए का एक होल है जो इकदाम उन्होंने बजट में लिए हैं और जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से भी इनको फायदा हो उसके बाद भी। आपकी क्या असेसमेंट है? आप क्या समझते हैं कि ये जो 12,970 अरब का इनका टारगेट है ये रियलिस्टिक है या नहीं है? नहीं, उसमें जैसे आपने पहले बात कर लिया, मैं टू अवॉइड रेपिटेशन में उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो होल है वो डेफिनेटली अगर 700-750 बिलियन का नहीं है तो कम से कम 500 का ज़रूर है, क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंस आपने कल सुना भी होगा, जो चेयरमैन साहब बात कर रहे थे कि जी जो कोर्ट्स में हमारे केसेस हैं उनको हम करेंगे, तो कोर्ट्स में केसेस बड़े ज़माने से हैं और उनके जो आउटकम्स हैं वो भी हम देखते रहते हैं। तो उसमें आप जितना मर्जी आप उसको स्ट्रेच कर लें, आप उसमें से 200 बिलियन निकाल रहे हैं या 300 बिलियन निकाल रहे हैं, अगेन देयर इज़ 350 to 400 बिलियन, मतलब डिपेंडिंग ऑन के जी आपकी क्या वहाँ से क्या रिकवरी होती है, वो तो गैप वहाँ मौजूद है वो। और आपका सवाल बड़ा मुनासिब सवाल था, हो सकता है मतलब जर्नलिस्ट जब सवाल करता है तो हो सकता है उसका कुछ लफ्ज़ मुनासिब ना हो या थोड़ी सी एग्जरेशन हो रही हो या उसमें कुछ गुस्से का एलिमेंट हो, लेकिन आप तो डिसीजन में करें, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए और आपको उस चीज़ को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि जी आपसे कोई सवाल और उसके बाद आप नाराज़ हो जाएं, तो यू हैव टू आंसर दोज थिंग्स। और जो गैप है वो डेफिनेटली है, वो कितना है उसके ऊपर मेरा ख्याल है एज वी गो फॉरवर्ड पता चलता जाएगा। इन्होंने जो जिक्र भी किया चेयरमैन एफबीआर ने कि जो सेक्शन 7E की बात करें, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं, फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स है, फिर सुपर टैक्स है, जो सूबाई कोर्ट्स हैं वहाँ से इनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं। अब जो इनकी आखिरी उम्मीद है कि इन जो सूबों से फैसले आ चुके हैं सूबाई हाई कोर्ट से, वहाँ उसके खिलाफ ये अपील में जा रहे हैं, ये जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जो चीज़ एक पीछे से डिसाइड होके आ रही है उसमें किस हद तक और कितने क्या वो सारे इनके हक में हो जाएंगे, ये तो एक बड़ी एक आप उस तरह की बात करिए ना, हुकूमत और चेयरमैन एफबीआर के सारे फैसले जैसे इनके हक में होने जा रहे हैं। और मेहताब साहब, आपको अंदाजा होगा कि जो IMF है वो कभी भी इन्फोर्समेंट को मानता ही नहीं है और उन्होंने किताब के अंदर लिख के डाल दिया है, जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है उसके अंदर कि, और चेयरमैन एफबीआर ने भी उस दिन बोला कि 250 अरब रुपए हम इन्फोर्समेंट से क्या कर ले लेंगे। इनके तो जो पॉलिसी मेजर्स ये बताते हैं हर साल कि हमने फॉर एग्जांपल पिछले 1000 अरब के लिए, वो 1000 अरब पूरा नहीं होता इनका, वो कभी 600 होता है, कभी 700 होता है। तो ये जो इन्फोर्समेंट वाला एस्पेक्ट है मेहताब साहब, ये किस हद तक रियलिस्टिक है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैं ज़रा सादा अल्फाज में उस पर बात करना चाहता हूँ। आप नॉमिनल ग्रोथ का नंबर लेते हैं, नॉमिनल ग्रोथ से क्या मुराद है? एक रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। अगर उस नंबर्स को आप सामने रखें तो तकरीबन कोई 1400 या 1500 अरब रुपया वो बन जाता है। अब उसके ऊपर जो गैप है, चूंकि आपने 3.8 ट्रिलियन के टैक्सेस करने हैं 1297 बिलियन को टारगेट अचीव करने के लिए, चेयरमैन एफबीआर जब खुद कहते हैं कि मैं 1500 अरब रुपए के ये टैक्सेशन मेजर्स हैं जो उन्होंने इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल इनकम टैक्स जिसमें शामिल है और एफईडी और कस्टम्स की साइड पे बताए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि 700 से 800 अरब रुपए का एक होल है। और मैं हैरान हूँ कि IMF जो है वो इसके बारे में क्या बात करेगा। आपने तो मिनी बजट की बात की है, मुझे ज़रा उससे पहले एक बात करने दें। वो ये है कि ये जो बजट पेश हुआ है और जो बजट पार्लियामेंट से अप्रूव होगा, इसके दरमियान फ़र्क ना हो। फ़र्क क्या है? पिछले साल की मैं याद कराना चाहता हूं कि डार साहब ने जब बजट पेश किया था तो उस टाइम 9.2 ट्रिलियन का टारगेट था और आज वैसे रिवाइज करके वही कर दिया है। IMF के कहने पे 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए गए थे। अभी तो जब तक बजट अप्रूव होना है, कहीं रिलीफ की बातें भी पावरफुल लोगों की तरफ से आ रही हैं। खासकर मैं बात करना चाहता हूँ एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो लगा है, चूंकि पिंडी से भी उसकी कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। तो
वो पावरफुल लोग तो ये चाहते हैं कि ये एक्सपोर्टर्स का टैक्स जो है, जो नॉर्मल रजीम के अंदर ले गए हैं, उसमें कमी हो। लेकिन उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि कहीं वो जो कंटिजेंसी प्लान है वो उससे पहले ही ना आ जाए, क्योंकि IMF ने शायद इसको कबूल नहीं करना। चलें, IMF की आपने बात की, खलीक कियानी साहब, ये ऑब्वियसली सब जानते हैं कि ये अब तवातुर से आई थिंक तीसरा चौथा बजट है कि IMF डिक्टेटेड बजट ही होता है। तो गिवन के जो IMF की शराइत हैं, हमें एक और एक्सटेंडेड प्रोग्राम भी चाहिए, उनको भी हमने मनाना है। डू यू थिंक कि इसके अंदर इस गवर्नमेंट के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास ऐसी पॉसिबिलिटीज थी कि ऐसा मुतवाजन बजट पेश कर सकते थे कि जहां पर IMF की शराइत को भी मान लें और एट द सेम टाइम कुछ रिलीफ जो है वो आवाम को दे दें, या इनके पास उस तरह से ऑप्शन नहीं था? नहीं, मेरा ख्याल सच्ची बात यह है कि जो लोग मतलब मेहताब साहब और राना साहब इसको कवर करते हैं ज़्यादा, तो जो आज से कोई 3-4 महीने या 5 महीने पहले उन्होंने अपनी डायग्नोस्टिक स्टडी गवर्नमेंट के साथ शेयर की हुई है। मुझे तो ये लगता है कि ये बजट ही सारा उनका बनाया हुआ है, उसमें रिलीफ वाली मतलब उसमें कोई 19-20 की कोई फ़र्क होगा, कोई स्लैब्स में 19-20 का फ़र्क होगा, कोई एक कम हुई होगी या एक ज़्यादा होगी, बजट ऑलमोस्ट वही है, उसमें कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो सवाल यही है कि क्या गवर्नमेंट रेजिस्ट कर सकती है? नहीं, इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास ऑप्शन नहीं है। जो वो कहेंगे ये वो करेंगे तब वो पैकेज आएगा, अदरवाइज वो पैकेज नहीं होगा। और वो उस पैकेज के बगैर, जैसे वो सब कह चुके हैं कि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर साहब उसमें ऑप्शन तो है ना। एक बात मैं करना चाहता हूँ साहब, देखें, मसला ये है कि ये जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की आप हवाला दे रहे हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और FBR की वीक टीम भी है, जिसकी वजह से आपने वो मिसालें दे दी। मसलन जो चीज़ें नहीं मानी, मैं पहले उनकी मिसाल दे दूं। उस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर GST लगाएं 18%। अच्छा, लेकिन लेवी बढ़ा दिया ना? नहीं, लेवी वो उसके अंदर दोनों बातें थी। उसके अंदर ये था कि लेवी भी बढ़ाएं, उसके ऊपर GST लगाएं। तो बेसिकली जो है वो GST को इन्होंने रेजिस्ट किया। अच्छा, इनकम टैक्स की स्लैब्स के अंदर वो था कि आप 4 स्लैब्स कर दें, इन्होंने उसको किया, एडजस्टमेंट तो की, लेकिन जो है वो जो नॉन सैलरीड क्लास थी उसका रेट बढ़ाया, और दरमियान में जो सैलरीड क्लास है उसका भी उन्होंने रेट बढ़ा दिए। देखिए, बुनियादी तौर पे एक्सपेंडिचर साइड पे जो ये कर सकते थे इन्होंने नहीं किया। वो एक्सपेंडिचर साइड ये थी कि आप मुझे ये बताएं कि 18th अमेंडमेंट के बाद कहो वो मिनिस्ट्रीज क्यों उन्होंने रखी हुई है अभी तक उनको। अच्छा, मुझे दूसरा, उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का इस पॉइंट पे आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वाकई हुकूमत के पास कोई ऑप्शन थी, या जो इन्होंने IMF ने इनको बोला इन्होंने कर दिया, या फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत बचाने की भी कोशिश की है? और क्या उन्होंने अपनी सियासत बचाते बचाते पाकिस्तान का जो मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं की? यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही बात डिस्कस करेंगे कि आप वाकई IMF की ही सारी बातें मानेंगे या कुछ प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बातें भी मनवाई हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पोस्ट बजट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो खलीक कियानी साहब ब्रेक से पहले भी जो जिक्र कर रहे थे कि IMF के होते हुए क्या इस गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि वो कोई रिलीफ दे सकें आवाम को। अब अगर आप जब ये PDM की पहली दफ़ा जब गवर्नमेंट आई थी, ऑब्वियसली उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने सियासत के बजाय मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं। फिर जो पिछला बजट भी पेश किया हमने देखा कि उसमें भी कोई ऐसा उन्होंने फैसला नहीं किया कि जो बेसिक आपके फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर कोई तब्दीली आई हो। एक जवाब ये पेश किया गया क्योंकि अब इलेक्शन में जाना है तो इसलिए शायद बहुत अनपॉपुलर डिसीजन वो नहीं ले सकते। अब जब उनके पास जो भी 8 फरवरी के इंतखाबात जितने भी मुतनाज़ हों, एटलीस्ट अपेरेंटली तो उनके पास पूरा एक टेन्योर है, उस तरीके से कोई थ्रेट भी नहीं है इमरान खान की। तो डू यू थिंक कि ये जो बजट आपको नजर आता है इसमें कोई उस तरह के एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की गई है कि जिससे आपका जो पैराडाइम शिफ्ट आए, जिसकी हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल पाथ पे जाएं, मुश्किल कड़वी गोली जरूर खाएं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान किसी डगर पर चल पड़े? या आपको लगता है कि आज भी जो सियासत है वो हावी हो गई इस बजट के? सर, जिस तरह की पॉलिटिकल हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट है ना, वीक कोएलिशन गवर्नमेंट है, उसमें इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। और जहाँ तक जैसे अपना मेहताब साहब ने भी जिक्र किया, तकरीबन 250 to 280 बिलियन की तो क्वेश्चन थी जो 31 मई की एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी और कौन सी तारीख को 9 को 9 जून को जो उस दौरान वो तकरीबन 280 बिलियन का ऐड हो गया। उसमें
किसी ने तो वो सोचा होगा ना, किसी ने वो फैसला किया होगा कि ये 75 बिलियन की जो अपना MNAs की स्कीमें हैं ये नहीं होंगी, और आपने अगले 8 दिन में फैसला कर लिया कि नहीं, उसके बगैर तो हमारी कोalition नहीं चल सकती। इसी दौरान में आपने ये भी तो फैसला किया कि जो जनवरी में फैसले हो गए थे SIFC के लेवल के ऊपर, SIFC की बेसिस के ऊपर NEC के फैसले हुए थे कि जी प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो फेडरल फाइनेंसिंग से नहीं होंगे, लेकिन वो आपके सामने हुआ कि जो सिंध ने कंपनसेशन मांगी और आपने कंपनसेट कर दिया, KP ने आपसे मांगी तो आपने KP के भी सारे प्रोजेक्ट शामिल कर दिए। SIFC को भी लोग कहते थे कि ये वो सुपर एक काबीना से भी ऊपर की काबीना है, लेकिन अगर SIFC के फैसले भी तब्दील हो रहे हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब वो सिविलियन सुप्रीमेसी तो नहीं, आप इसको क्रेडिट नहीं देंगे कि देखें SIFC के फैसलों को उन्होंने वीटो कर दिया? सर जो चीजें अवाम के हक में हैं उसमें तो वो वीटो नहीं कर पाते, जो उनके MNAs के हक में है उसमें वो वीटो कर पाते हैं। मतलब ये एक तो और भी चीज जो है मेहताब साहब, ये जो हम कह रहे हैं जी कि सिर्फ IMF की ही बात मानी जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3-4 बड़ी उनके जो इतराज़ात थे, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि खाद के ऊपर 17% या 18% GST नहीं लगेगा, वो आपको बजट में नज़र नहीं आ रहा। फिर पीपल्स पार्टी ने बोला कि जो अद्वियात हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं ज़रात के अंदर, उसके ऊपर भी 18% GST लगेगा, वो नहीं नज़र आ रहा। फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो बीज इस्तेमाल होता है ज़रात के अंदर उसके ऊपर भी 18% GST नहीं लगेगा, तो नहीं नज़र आ रहा। तो आप समझते नहीं है कि अब वजारत खजाना और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर IMF का नाम इस्तेमाल करके अपनी सियासत ही बचा रहे, और जहां पे इन्होंने IMF की बात नहीं मानी वो नहीं मानते। ये देखें, ये आपकी बात ठीक है, ये पॉलिटिकल एंगल तो डेफिनेटली है, और कोलिशन गवर्नमेंट है तो ऑफ कोर्स हमें तो रखनी चाहिए कि वो होगा। लेकिन अगर आप ये देखें, मुझे जो सबसे ज़्यादा बड़ा एतराज़ है वो ये है कि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जिस अंदाज में उन्होंने कंडक्ट किया है अपनी चीज़ों को, मुझे ये शक है कि ये जो कम से कम टैक्सेशन साइड की पॉलिसी है, ये चेयरमैन FBR या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्होंने मिलकर बना लिया, और उनको बुनियादी चीज़ों के बारे में उस तरह से नहीं पता था। ये जो पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल असल में प्ले किया जाता है ना। प्ले ये था कि जो MNAs को और मिनिस्टर्स को बचाने वाली बात है वो कर लें, डेवलपमेंट बजट जो है उसमें इजाफा कर लें, चूंकि आपको पता है कि हमने डेवलपमेंट बजट जो है वो दिखाना ज्यादा है, अब खर्च कितना होगा ये एक बात की बात है, और वो एक्सपेंडिचर साइड पे कोई काम ना करें, रेवेन्यू साइड पे हर तरह से पिनलाइज कर लें, और जो उनके थे वो भी कर लिए। अब आप ये देखें, दवाइयों का रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर जो है वो GST लगा दिया। ये जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं, थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करूंगा, जो बेसिक जो आपकी मेडिसिन है उसके ऊपर नहीं लगा, जो दूसरे वाले जो है जिसमें थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स वाला उसके ऊपर लगा है। जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसके ऊपर लगा है। जी देखें, तो बुनियादी तौर पे वहां पे कोलिशन को भी एडजस्टमेंट कर ली, और बाकी जो IMF की वो थी प्रिस्क्रिप्शन उसको इंप्लीमेंट भी कर लिया, नंबर्स को बैलेंस कर लिया। अब नंबर्स के साथ तक रियलिस्टिक है ये बजट अप्रूव होने के बाद, और IMF का इसके ऊपर जब आएगा तो फिर पता चलेगा, और फिर मिनी बजट भी होगा और क्वार्टरली शायद। अच्छा यानी साहब देखें, जो सबसे बड़ा मसला जो हमारी जिस मईशत मुश्किल से दो चार है, अब मसला ये नहीं है कि आपने हैंड टू माउथ बस रहना है, गुजारा करना है। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि अगर 18.9 ट्रिलियन का हमारा आउटले है तो उसमें से 9.7 या 9.8 जो ट्रिलियन है वो तो आपका सिर्फ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे चली जाएंगी, और ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। सो इस बजट के अंदर डू यू थिंक के कुछ ऐसे इकदाम चलें? आप कहते हैं कि अवाम कड़वी गोली ले लेंगे इसलिए कि चलें एक सर्जरी की है कल हालात ठीक हो जाएंगे। इस बजट के अंदर आपको कुछ ऐसे इकदाम नजर आए हैं कि ये चीज रिवर्स हो जाए, कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हर साल बढ़ती जा रही हैं और इसका शेयर बढ़ता जा रहा है, कुछ नजर आया आपको कि इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया? नहीं, मुझे तो उसमें जो स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो बड़ी अमाउंट नजर आ रही है कि वो गवर्नमेंट इनफैक्ट लोगों को तो टैक्स कर रही है लेकिन उधर से अपना प्रॉफिट निकाल रही है। तो अच्छी खासी अमाउंट है, मेरा ख्याल 1.3 ट्रिलियन के 2500 अरब, पिछले से ज्यादा। हाँ जी, तो अच्छी खासी मतलब वो तो है, वो वाली मेजर तो नजर आती है कि जो जहाँ से वो बेनिफिशियरी असल में हुकूमत जो है वो बेनिफिशियरी होगी। अच्छा, दो चीजें हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर 64% का इजाफा है। हाँ जी,
और वो सारा इसकी वजह से स्टेट और मैंने पिछले साल भी कहा था, मैं इस साल अगेन ये कह रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशन है इसमें गवर्नमेंट की वेस्टेड इंटरेस्ट है, और खासकर एफबीआर की तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। जितनी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी उतना आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा, और जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा आप उधर से माप अप कर लेंगे। जो आवाम के ऊपर बोझ है, जो इंडस्ट्री ने नहीं चलना, जो कंज्यूमर ने पे करना है, वो अपनी जगह है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज तो अभी तक ये सामने आ रही है कि ऐसा नहीं है कि हम सारी जो है वो आईएमएफ की ही बातें माने। जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने बातें आईएमएफ की नहीं माननी थी वो नहीं मानी। जो एक अहम इशू है वो ये है कि क्या जब हुकूमत इतनी हैवी टैक्सेशन कर चुकी है, उसको एहसास है कि उसने ये वाकई टैक्सेशन के लोगों की कैपेसिटी है। जो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो इनसेंसिटिविटी का आ रहा है कि जो उसकी लॉजिक दी जा रही है इस टैक्सेशन की, वो किस हद तक वो लॉजिक बनती भी है, और क्या वाकई जो पाकिस्तान के हुक्मरान और अशराफियां हैं वो जो अवाम की जो तकलीफ है उसका वो एहसास करना ही छोड़ गए हैं, या इनको जवाब नहीं आ रहा कि कौन सा जवाब मीडिया को दें और लोगों को कहें। इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बजट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मेहताब साहब, ब्रेक से पहले जो शहबाज ने भी जिक्र किया कि इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, लेकिन जब आपको एहसास ना हो, मसलन तासुर ये गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शहबाज ने भी जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जीएसटी जो लगाया है 18%, मसलन जो दूध की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी ये मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनके पास पैसा है। अब ये बड़ी अजीब उन्होंने बात की है। डू यू थिंक कि ये जो हमारा ऑब्सेशन है कि पाकिस्तान की मैशत को ठीक करना है तो टेक्नोक्रेट को ले आए, डू यू थिंक ये तजुर्बा जो है फेल हो रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई पॉलिटिशियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो कम अज कम वो कहीं ना कहीं तो आवाम के सामने उसने जाना होता है, जवाबदेह होता है, तो उसको कुछ सेंसिटिविटीज का ख्याल होता है। असल में इस मुल्क के अंदर सर मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोक्रेट से ज़्यादा जो बैंकर्स हैं उनका भी ये इसी तरह से वो ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो आपने बात की जीएसटी की एग्जेम्पशन की, मुझे देखें दूध और इन्फेंट जो मिल्क है उस पर तो मुझे भी एतराज़ है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ मैं कहता हूँ कि एजुकेशन और स्टेशनरी के ऊपर जो आपने किया है ना, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा है। आप बुक्स के ऊपर, आप स्टेशनरी की चीज़ों के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि यार जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जिसकी जितनी छोटी इनकम होगी इतना ज्यादा बर्डन उसके ऊपर होगा। बड़ी इनकम के लोगों के लिए अगर 18% जीएसटी इतना उनको असर नहीं करता जितना फिक्स्ड इनकम 20, 25, 30 हजार कमाने वाले लोगों को असर करता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये स्टेशनरी के ऊपर जो है वो कथा कलामी हो रही है। और ये कितना आयरॉनिक है, मतलब आई थिंक 1-2 माह पहले ही खुद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि हमने जो कोई इतने ज्यादा लोग, जो 2.5 करोड़ जो बच्चा हमारा स्कूलों से बाहर है उसको लाना है, फ्री मील्स देने हैं, अपना जो उनका जो शेयर है जीडीपी में एजुकेशन का बजट बढ़ाना है, और दूसरी तरफ हम इस तरह के फैसले करते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बात मुझे और भी करने में, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की तो हम बातें कर रहे हैं, मुझे प्रोविंसेस के ऊपर भी बड़ी हैरानगी है, और खासकर पंजाब के ऊपर। आप टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं, तो यार खुदा का खौफ कर लें, खुदा का खौफ करें और इस मुल्क पे रहम कर दें। आपकी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। मुझे ये बताएं, 3-4 मेजर टैक्सेस हैं जो उनके पास हैं। उनके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, उनके पास जीएसटी ऑन सर्विसेज है, प्रॉपर्टीज का टैक्स उनके पास है। क्या किया है आपने उसके अंदर? आपको फेडरल गवर्नमेंट से जो पैसे आते हैं आप उनकी स्पेंडिंग करके आप अपनी एक गुडविल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और इस मुल्क का जो कंसोलिडेटेड जो डेफिसिट है उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क में देखें उस टैक्स का, मैं जिस सूबे में रहता हूं मेरे ऊपर भी वो टैक्स बढ़ेगा, लेकिन इस मुल्क को चलाना है या क्या करना है, या गिमिक्स के जरिए चलाना। अच्छा, वैसे कहने से मतलब थोड़ा सा वक्त आप दे देते हैं कि हुकूमत ने अगर कुछ अच्छे काम किए तो प्रोग्राम का जितना उन्होंने अच्छा काम बजट में किया उतना ऐसा उसको थोड़ा सा देना चाहिए, अलॉट करना चाहिए, वरना ज्यादती हो जाएगी हुकूमत के साथ। आप समझते हैं कि 2-3 बड़े जो अच्छे इकदाम हुकूमत ने इस बजट में किया, टैक्सेशन वाली साइड हो या एक्सपेंडिचर वाली साइड हो? मेरा ख्याल जो रिटेलर्स के ऊपर हम हमेशा ही बात करते रहे हैं, उसको जो रेगुलराइज करने की एफर्ट है, जैसे वो नंबर्स अभी बता भी रहे हैं, मेरा ख्याल है एज दे गो फॉरवर्ड तो मजीद उसके ऊपर बात होती जा रही है। जो वो एंड टू एंड उसकी बात कर रहे हैं कि जी हर स्टेज के ऊपर वो टैक्स होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जितना एटलीस्ट वो तो बात हो जाए ना कि जी रिटेल सेक्टर अब
किसी हद तक टैक्स नेट में आएगा। मुझे याद है कि जब शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ये तब से ये काम चल रहा है कि जो उनको हम टैक्स नेट में लाएं, और अब मेरा ख्याल है कितना 20 साल हो गए, 15 साल हो गए नहीं ला सके। और इसी तरह जो रियल एस्टेट सेक्टर था उसके ऊपर जो मतलब ऑलमोस्ट 3-4 तरफ से वो टैक्सेशन हुई है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर तो हम मेरा ख्याल हम सारे बात करते रहे कि एक्सपोर्टर्स का भी, खासकर वो तो बिल्कुल उनकी अयाशी थी ना। लेकिन मेहताब साहब ने बता दिया ना, खबर दे दी है कि प्रेशर तो आना शुरू हो गया है, तो बड़ी सख्त लॉबिंग हो रही है सर। जब तक वो विड्रॉ नहीं करते, शायद ये वाली एक्सपोर्टर वाली चीज पे हुकूमत दबाव ना ले, और शायद इतनी ज्यादा कोई सिंपैथी मुझे मेरी एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन पिंडी वाली साइड पे इस चीज पे ना। हाँ, शाहजी को जो चीज देखनी चाहिए कि कहीं रियल एस्टेट के ऊपर कुछ चीजें रिवर्स ना हो जाए। एक्सपोर्टर्स वाला शायद सर एक्सपोर्टर वाली साइड के ऊपर ना उन्होंने ये वो आपको ना गुड साइड दिखाई है कि जी हम उनको भी टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। अभी जो उसके ऊपर एनर्जी का पैकेज आएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि उनको अकोमोडेट कर दे, बैलेंस कर दिया। देखिएगा, ये उसकी बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, मैं दोबारा से कह रहा हूँ एक्सपोर्टर्स की तरफ से, क्योंकि बड़े पावरफुल लोग हैं भाई इस मुल्क के अंदर। अच्छा वैसे शाहजी बिल्कुल आखिरी सवाल है, एक इतना अच्छा खर्चा हुकूमत कर रही है, आप लोग जर्नलिस्ट को कुछ नजर ही नहीं आता, बुराई नजर आती है। वो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे जी कि हमने रिकॉर्ड पैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए रखा है, उसमें 20 अरब रुपए की एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, उसकी आपने तारीफ ही नहीं की शाहजी। सर मैं उसकी तारीफ कैसे करूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है उसका उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पैसे रखे कहाँ हैं, कहाँ रखे हैं, किस लिए रखे हैं। वो एक अब आपने मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक साइबर सिक्योरिटी का एक है जी, फायरवॉल जो है वो हुकूमत, सुना है कि पिछले दिनों में तो वो खबरें आई थी, उमर चीमा साहब ने खबर की थी कि वो इंस्टॉल हो चुका है, तो ज्यादा पैसे तो उसके लिए खर्च हो रहे हैं। अब देखना ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर कब्ज आनी है या क्या करना है। बस वो जो जिस तरह के ट्वीट्स शहबाज कियानी साहब और आप जिस तरह के करते हैं ट्वीट्स ना, वो उसी को आई थिंक रोकने के लिए, ये ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं तो आवाम पर, तो शायद उसी के लिए इस्तेमाल होंगे। वक्त हमारे पास ऑब्वियसली ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब आपका, खलील कियानी साहब आपका। अब देखते हैं, क्योंकि ये जो बजट पेश होता है ऑब्वियसली ये तजावीज़ होती हैं, अब एक्चुअल जब बजट पास होगा तो उसकी क्या हतमी शक्ल होगी। इंपॉर्टेंटली इस गवर्नमेंट के पास यानी कि PMLN के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है कि वो फाइनेंस बिल पास करवा सके, तो इसलिए जो उनके बाकी इत्तेहादी हैं, खास करके पीपल्स पार्टी, उनके साथ उनकी काफ़ी लय होगी। तो इवेंचुअली क्या ये बजट पास होता है उस पर भी ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।